वेलकम टू एडुकेटर बग। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेलेनोग्लोसस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेलेनोग्लोसस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Digestive system of Balanoglossus. The digestive system of Balanoglossus exhibits a long alimentary canal. Balanoglossus के digestive system में एक लंबी सी long alimentary canal आती है. The alimentary canal is complete and straight tube. अब ये जो alimentary canal है वो complete होती है और एक straight tube के हमें फॉर्म में देखने को मिलती है. complete कहने का मतलब क्या है? ये एलिमेंट्री कैनाल जो है वो माउथ से स्टार्ट होकर के एनएस पे कंप्लीट होती है, एनएस पे ख़त्म होती है और स्ट्रेट होती है बिल्कुल, जैसे कि यहाँ से माउथ से स्टार्ट हुई और एनएस पे यहाँ पे ख़त्म हुई, बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई इसमें फोल्ड नहीं है। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस एंटीरियरली विद द माउथ एंड पोस्टीरियरली विद द एनएस। यहाँ पे बात की गई है जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से स्टार्ट होकर के आगे की तरफ, यहाँ माउथ से स्टार्ट होकर के पीछे की तरफ पोस्टीरियरली एनस पे जो है वो कंप्लीट होती है या एंड होती है। द एलिमेंट्री कैनाल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड होती है। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं? वो है माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन और एनस। ये सभी के सभी मिल करके क्या बना रहे हैं? एक एलिमेंट्री कैनाल बना रहे हैं। या हम कह सकते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल है ये इन सभी पार्ट से मिल करके बनी है। देयर वॉल्स आर कंपोज्ड ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम लाइंड एक्सटर्नली बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड डिवॉइड ऑफ मसल फाइबर्स। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल है इसकी जो वॉल है, इसकी जो दीवारें हैं वो किससे बनी होती है? वो सिलिएटेड एपिथेलियम से बनी होती है। और किससे लाइन रहती है? बाहर की तरफ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से लाइंड रहती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से घिरी रहती है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें जो मसल फाइबर्स हैं उनका डिवॉइड होता है। डिवॉइड कहने का मतलब है वो एब्सेंट होती हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके इन सभी पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है वो है माउथ। Mouth is present on the ventral side of the body between proboscis and collar. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेलेनोग्लोसस के स्ट्रक्चर के बारे में, जहाँ हमने डिस्कस किया था कि जो बेलेनोग्लोसस की बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। सबसे जो एंटीरियर वाला पार्ट होता है प्रोबोसिस होता है, फिर उसके बाद कॉलर वाला रीजन होता है और जो सबसे एंड वाला रीजन है वो क्या कहलाता है? वो ट्रंक कहलाता है। तो माउथ कहाँ पे प्रेजेंट है? जो बेलेनोग्लोसस की बॉडी है उसकी वेंट्रल साइड पे प्रोबोसिस और कॉलर के बीच में प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे कहने का मतलब है बेलेनोग्लोसस की बॉडी हम मान लेते हैं, अगर ये है इसकी बेलेनोग्लोसस की बॉडी, ये जो इसका एब्डोमिनल वाला पार्ट होगा या एब्डोमिनल वाला सरफेस होएगा वो तो वेंट्रल सरफेस कहलाता है और इससे जो अपोजिट रहेगा वो सरफेस कहलाता है डोर्सल सरफेस। तो यहाँ पे बात की गई है जो वेंट्रल साइड है या वेंट्रल सरफेस है बेलेनोग्लोसस का, उसकी जो प्रोबोसिस है ये ऊपर वाला पार्ट, फिर उसके बाद वाला पार्ट प्रोबोसिस और कॉलर के बीच में माउथ प्रेजेंट रहता है। जैसा कि यहाँ पे इस इमेज में दिखाया गया है ये प्रोबोसिस है और ये क्या है? ये कॉलर वाला रीजन है। तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? माउथ प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग टू नाइट जोन्स इट कैन बी क्लोज्ड और ओपन्ड। It is provided with 2 sets of muscle fiber, the radial fibers to open it and the concentric fibers to close it. The mouth leads into buccal cavity. Knight Jones के अकॉर्डिंग ये जो माउथ है वो ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो माउथ है उसके साथ में 2 सेट है मसल फाइबर्स के प्रेजेंट रहते हैं। वो कौन कौन से सेट हैं? वो है रेडियल फाइबर्स और कॉन्सेंट्रिक फाइबर्स। ये जो रेडियल फाइबर्स होती हैं ये माउथ को ओपन करने में हेल्प करती हैं, जबकि ये कॉन्सेंट्रिक फाइबर्स हैं वो क्या करती है? वो माउथ को क्लोज करने में हेल्प करती हैं। फिर ये जो माउथ होता है वो आगे की तरफ बक्कल कैविटी में ओपन होता है। यहाँ हम देख सकते हैं ये माउथ प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रोबोसिस और कॉलर वाला जो रीजन है उसके बीच में माउथ प्रेजेंट है। अब ये जो माउथ है ये ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। माउथ को क्लोज और ओपन करने के लिए इनमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? 2 सेट मसल फाइबर्स के प्रेजेंट रहते हैं। रेडियल फाइबर्स है वो माउथ को ओपन करने में हेल्प करती हैं, जबकि जो कॉन्सेंट्रिक फाइबर्स हैं वो उसको क्लोज करने में हेल्प करती हैं।
फिर हम यहाँ देख सकते हैं ये जो माउथ है ये आगे की तरफ कहाँ पे ओपन हो रहा है, ये बक्कल कैविटी में ओपन हो रहा है। हम देख सकते हैं ये बक्कल कैविटी है तो आगे की तरफ ये बक्कल कैविटी में ओपन हो रहा है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है बक्कल कैविटी। द बक्कल कैविटी लाइज इन कॉलर रीजन। इट इज लाइंड विद ciliated and glandular cells. From its roof arises a stiff hollow buccal diverticulum extending into the proboscis coelom. अब ये जो बक्कल कैविटी है वो कहाँ पे लाई करती है, वो कॉलर रीजन में लाई करती है, क्योंकि अभी हमने देखा जो माउथ है वो प्रोबोसिस और कॉलर के बीच में था, जबकि ये बक्कल कैविटी किस रीजन में आ रही है, कॉलर वाले रीजन में आ रही है। तो यहाँ पे वही बताया गया है जो बक्कल कैविटी है वो कॉलर वाले रीजन में होती है। ये जो बक्कल कैविटी है वो सिलिएटेड और ग्लैंडुलर सेल से लाइंड रहती है। लाइंड कहने का मतलब होता है सराउंडेड रहती है, घिरी रहती है। बक्कल कैविटी के रूफ से एक स्टिफ कहने का मतलब होता है हार्ड और खोखली होलो बक्कल डाइवर्टिकुलम एक्सटेंड होती है, मतलब निकलती है कहाँ पे, इनटू प्रोबोसिस सीलोम। यहाँ पे बताया गया है कि जो बक्कल कैविटी है उसकी रूफ से एक हार्ड और खोखली बक्कल डाइवर्टिकुलम निकलती है कहाँ पे, फिर वो निकल करके कहाँ पे जाती है, वो प्रोबोसिस सीलोम में एक्सटेंड होती है, प्रोबोसिस सीलोम में आगे बढ़ती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये बक्कल कैविटी है जो कि कॉलर रीजन में प्रेजेंट है। अब ये क्या नाम है, इसकी रूफ से, बक्कल कैविटी इसकी रूफ से, यहाँ से कहने का मतलब है ये आगे की तरफ एक्सटेंड होकर के एक जो है वो हार्ड और होलो जो है वो स्ट्रक्चर में एक्सटेंड हो रही है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, जिसे बक्कल डाइवर्टिकुलम या स्टोमाकोड कह रहे हैं। अब ये जो स्टोमाकोड है वो कहाँ पे एक्सटेंड हुआ, ये प्रोबोसिस सीलोम में यहाँ तक ये जा रहा है। बक्कल कैविटी के रूफ से लेकर के प्रोबोसिस सीलोम तक ये एक्सटेंड हो रहा है। पोस्टीरियरली इट एक्सटेंड अप टू द कॉलर ट्रंक सेप्टम एंड लीड्स इनटू द फेरिंक्स। अब ये जो बक्कल कैविटी है ये पीछे की तरफ कहाँ पे एक्सटेंड हो रही है, कहाँ पे बढ़ रही है, वो कॉलर ट्रंक सेप्टम में बढ़ रही है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते हुए ये फेरिंक्स में ओपन होती है। नेक्स्ट पार्ट है वो है फेरिंक्स। इट लाइज इन द ब्रेंकियल रीजन ऑफ द ट्रंक. Its wall bears a longitudinal constriction along each lateral side. These lateral constriction projects into its lumen as ridges called parabranchial ridges. ये जो फेरिंक्स है वो ट्रंक के ब्रेंकियल रीजन में लाई करता है या ट्रंक के ब्रेंकियल रीजन में प्रेजेंट रहता है। जो फेरिंक्स की वॉल है उस पे लंबे लंबे लॉन्गिट्यूडनल कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट रहते हैं उसकी लेटरल साइड पे, उसके साइड वाले पार्ट पे। ये हम देख सकते हैं, अगर ये फेरिंक्स है ये क्या है, इसके लेटरल साइड है, ये दोनों के दोनों क्या है, लेटरल साइड या साइड वाले रीजन। इसकी वॉल पे बहुत सारे लंबे लंबे कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं। फिर ये जो लेटरल कॉन्स्ट्रिक्शन है वो ल्यूमन में जो है प्रोजेक्ट हो जा रही है जिसकी तरह, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ये पैराब्रैंकियल रिजेस कहलाते हैं। एक बार मैं जल्दी से रिपीट करा देती हूँ आपको कि जो फेरिंग्स है वो ट्रंक के ब्रेंकियल रीजन में आता है और ये जो फेरिंग्स है इसकी वॉल पे लंबे लंबे कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं उसकी लेटरल साइड पे। अब ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है जिसे हम लेटरल कॉन्स्ट्रिक्शन कह रहे हैं क्योंकि ये फेरिंग्स की लेटरल साइड पे प्रेजेंट है, ये किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, वो इनके ल्यूमन्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं जैसे कि रिजेस होते हैं। तो यही क्या कहलाएंगे, फिर यही पैराब्रैंकियल रिजेस कहलाएंगे। These ridges divided the pharynx into a dorsal branchial portion and ventral digestive portion. अब ये जो रिजेस हैं जिन्हें हम पैराब्रैंकियल रिजेस कह रहे हैं, यही क्या कर रहे हैं, ये फेरिंग्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक है वो है डोर्सल ब्रैंकियल पोर्शन जिसे हम पोर फेरिंग्स कहते हैं, जबकि दूसरा होता है वो होता है वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन जिसे हम डाइजेस्टिव फेरिंग्स कहते हैं। इनके नाम से ही हम देख सकते हैं डोर्सल ब्रैंकियल पोर्शन जो कि बेलेनोग्लॉसस के डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा, वहीं पे दूसरी तरफ जो वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन है वो बेलेनोग्लॉसस के वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट रहेगा। तो एक एक करके हम इन दोनों पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है वो है डोर्सल ब्रैंकियल पोर्शन। The dorsal branchial portion of pharynx is perforated dorsolaterally by 2 rows of U-shaped gill slits. It is concerned with respiration. जो फेरिंग्स का डोर्सल ब्रैंकियल पोर्शन है उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे 2 रोज में यू शेप्ड के गिल स्लिट्स प्रेजेंट रहते हैं। अब ये जो गिल स्लिट हैं वो क्या काम करते हैं, वो इसको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, किसको, बेलेनोग्लॉसस को। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ पे जो फेरिंग्स है इसका जो डोर्सो ब्रैंकियल पोर्शन होएगा वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये यू शेप्ड के गिल्स बहुत सारे प्रेजेंट है जो कि कितनी रो में होंगे, 2 रोज में प्रेजेंट रहेंगे। एक रो होगी और एक इसके सामने अपोजिट होगी। नेक्स्ट जो पोर्शन है फेरिंग्स का वो है वेंट्रल डाइजेस्टिव पोर्शन।
The digestive portion of pharynx is concerned with the digestion and absorption of food. Its ciliated epithelial wall contain gland cells. जैसा कि इसके हम नाम से ही देख सकते हैं डाइजेस्टिव पोर्शन, ये डाइजेशन में हेल्प करेगा। ये जो डाइजेस्टिव पोर्शन है फेरिंग्स का वो क्या करता है, वो फूड के डाइजेशन में और उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ये जो फेरिंग्स का डाइजेस्टिव पोर्शन है इसकी जो सिलिएटेड एपिथेलियल वॉल है उसमें ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट रहती है जो कि क्या करती है, फूड को डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगी। ये तो हमने डिस्कस किए फेरिंग्स के दोनों पोर्शन के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे जो एलिमेंट्री कैनाल का फोर्थ पार्ट है। फेरिंग्स के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो है ईसोफेगस। Behind the last pair of gill slits, the pharynx continues into the esophagus. It is short. अब जो pharynx है वो आगे की तरफ कहाँ पे ओपन होती है, वो esophagus में ओपन होती है। pharynx का जो लास्ट पेयर है gill slits का, उसके बाद जो pharynx है वो आगे की तरफ esophagus में ओपन होती है। जो esophagus है वो शॉर्ट होती है। The dorsal part of the esophagus is called postbronchial canal. ईसोफेगस का जो डॉर्सल पार्ट है वो क्या कहलाता है, वो पोस्ट ब्रैंकियल कैनाल कहलाता है। इस इमेज में हम देख सकते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको माउथ से लेकर के फेरिंग्स तक अच्छे से समझाया गया है। यही एक इमेज है जिसके थ्रू हम बेलेनोग्लोसस के डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ सकते हैं। आप गूगल में सर्च करेंगे तब भी आपको यही इमेज देखने को मिलेगा जो माउथ से लेकर के फेरिंग्स तक जो है वो एलिमेंट्री कैनाल को दिखा रहा है, समझा रहा है। आगे की तरफ मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ तो आप मेरे साथ समझेंगे, बट जो है वो इमेज जो है इसी से आपको समझना पड़ेगा। द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस रिड्यूसेस इन डायमीटर and has deeply furrowed and epithelium. It leads in intestine. अब जो ईसोफेगस का पोस्टीरियर पार्ट है, पीछे वाला जो पार्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है डायमीटर में। कहने का मतलब है उसकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है और उसमें बहुत डीप क्या होते हैं, फर्रोड एपिथेलियम होते हैं। फिर आगे की तरफ ये जो ईसोफेगस है वो इंटेस्टाइन में ओपन होती है। यहाँ हम देख सकते हैं ये जो फेरिंग्स है इसके बाद जो है वो ईसोफेगस वाला रीजन आ जाता है, बट यहाँ पे अच्छे से इसको दिखाया नहीं गया है। बस यहाँ पे दिखाया गया है ये क्या है, ईसोफेजियल पैसेज है। एलिमेंट्री कैनाल का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इंटेस्टाइन। इट ऑक्यूपाइज हिपैटिक एंड पोस्ट हिपैटिक रीजन ऑफ ट्रंक। जो इंटेस्टाइन है वो ट्रंक के हिपैटिक या पोस्ट हिपैटिक रीजन में प्रेजेंट रहती है, या हम कह सकते हैं ट्रंक के हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक रीजन को ऑक्यूपाई करती है, उसे घेरती है। अब ट्रंक का हिपैटिक और पोस्ट हिपैटिक रीजन क्या है, ये हमने इसके जो है प्रीवियस वीडियो में स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझा था कि जो ट्रंक है उसको 3 रीजन में डिवाइड किया गया था। वो था ब्रैंकियोजेनिटल रीजन, हिपैटिक रीजन और पोस्ट हिपैटिक रीजन। तो आप मेरी जो प्रीवियस वाली वीडियो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ बेलेनोग्लोसस उसको ज़रूर देखिए, जिससे आपको ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बेलेनोग्लोसस का वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इट्स एपिथेलियल सेल्स आर डार्क ब्राउन इन कलर। अब ये जो इंटेस्टाइन है इसकी जो एपिथेलियल सेल हैं वो कैसी होती है, डार्क ब्राउन कलर की होती है। द पोस्ट हिपैटिक रीजन ऑफ द इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड विद द वेंट्रल बॉडी वॉल बाय द पाइगोकॉर्ड। अब ये जो इंटेस्टाइन का पोस्ट हिपैटिक रीजन है वो किससे कनेक्ट रहता है, वो वेंट्रल बॉडी वॉल से कनेक्ट रहता है। किसके थ्रू, पाइगोकॉर्ड के थ्रू। जो लास्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो है एनस। द इंटेस्टाइन ओपन्स आउट थ्रू द एनस। इट इज सिचुएटेड एट द हिंड एंड ऑफ द बॉडी। अब ये जो इंटेस्टाइन है वो बाहर की तरफ एनस के थ्रू ओपन होते हैं, या हम कह सकते हैं जो इंटेस्टाइन है उसके बाद क्या प्रेजेंट रहती है, एनस आती है। उस एनस के थ्रू ही जो बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है एनस, ये प्रेजेंट है बॉडी के हाइंड एंड पे। हाइंड एंड कहने का मतलब जो सबसे लास्ट वाला एंड है ना इसकी बॉडी का, वहाँ पे प्रेजेंट रहती है क्या, एनस। ये हमने डिस्कस किया एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो बेलेनोग्लोसस है उसका फूड क्या है, वो खाता क्या है, किस तरह से खाता है, और उसका जो फूड है जो उसने खाया उसका डाइजेशन किस तरह से होता है। The food of Balanoglossus comprises microscopic organisms and minute organic particles present in water. Water के अंदर जितने भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक है, बहुत ही छोटे छोटे हैं, और जो माइन्यूट ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं वही क्या है, बेलेनोग्लोसस का फूड है। इन्हीं को जो है वो बेलेनोग्लोसस खाता है। नेक्स्ट है वो है फीडिंग। अब फूड तो हमने देख लिया कि ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को खाता है, अब ये खाता किस तरह से है। बेलेनोग्लोसस इज अ सिलियरी फीडर। बेलेनोग्लोसस क्या है, एक सिलियरी फीडर है।
बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया ऑफ द गिल्स वाटर इज ब्रॉट इनटू फेरिंग्स। बेलेनोग्लोसस में जो गिल्स प्रेजेंट है, गिल्स के सीलिया जो है उनके मूवमेंट के थ्रू जो वाटर है वो फेरिंग्स में एंटर करता है। जब इसके गिल्स जो है, गिल्स पे जो सीलिया प्रेजेंट है वो मूवमेंट शो करेंगे, वो हिलेंगे, तो जो वाटर है वो फेरिंग्स में एंटर करेगा। द फूड इज कलेक्टेड इन द फेरिंग्स एंड पुश्ड इनटू इसोफेगस एंड देन इनटू इंटेस्टाइन। द एक्स्ट्रा वाटर इज सेंट आउट थ्रू गिल्स। अभी हमने देखा कि जो वाटर में प्रेजेंट है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म और माइन्यूट ऑर्गेनिक पार्टिकल, वही क्या है, इसका फूड है। अब जब ये अपने गिल्स के सीलिया को मूवमेंट में लाएगा, उन्हें हिलाएगा, तो वाटर है वो फेरिंग्स में एंटर करेगा। तो उसी वाटर के साथ साथ उसी वाटर में क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होंगे, माइन्यूट ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होंगे। तो उसी वाटर के साथ साथ जो है वो भी फेरिंग्स में आ जाएगा। फिर जो फूड है वो कलेक्ट हो जाता है कहाँ पे, फेरिंग्स में, और फिर आगे उसको कहाँ भेज दिया जाता है, ईसोफेगस में। फिर ईसोफेगस से होते हुए वो इंटेस्टाइन में एंटर कर जाता है या इंटेस्टाइन में फूड चला जाता है। फिर जो है फूड तो आ गया, अब जो वाटर है उसको भी तो बाहर निकालना है। जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो गिल्स के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है बेलेनोग्लोसस की बॉडी से। तो इस टाइप से जो बेलेनोग्लोसस है वो फीडिंग करता है, वो अपने फूड को खाता है। अब हम डिस्कस करेंगे बेलेनोग्लोसस के डाइजेशन के बारे में, कि अब जो फूड है उसने खा लिया, किस तरह से खाया ये भी हमने देख लिया। अब उसका डाइजेशन किस तरह से होएगा। द ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ द फेरिंग्स एंड इंटेस्टाइन प्रोड्यूस द डाइजेस्टिव जूसेस। द हेपेटिक सीसा ऑल्सो प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस। दे डाइजेस्ट द फूड इन द इंटेस्टाइन। जो फेरिंग्स और इंटेस्टाइन की ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं वो क्या प्रोड्यूस करती है, वो डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करती है। हिपैटिक सीसा है वो भी क्या प्रोड्यूस करता है, वो डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करता है। अब ये जो है डाइजेस्टिव जूस का प्रोडक्शन हो गया, डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस हो गया। अब ये जो डाइजेस्टिव जूस है, जैसा कि नाम से देख सकते हैं डाइजेशन करेगा ये, तो ये डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, ये फूड को डाइजेस्ट करता है। कहाँ पे, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में ये फूड का डाइजेशन करेगा या उसको डाइजेस्ट करेगा। द डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड बाय द ब्लड थ्रू इंटेस्टाइन वॉल एंड इज यूटिलाइज्ड। द अनडाइजेस्टेड फूड इज सेंट आउट थ्रू द एनस। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ब्लड के द्वारा क्या ले लिया जाता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके, इंटेस्टाइन वॉल के थ्रू, और फिर इसको यूज़ कर लिया जाता है, इसको यूटिलाइज कर लिया जाता है। जब डाइजेस्टिव फूड जो है अब्जॉर्ब हो गया, उससे जो है वो एनर्जी मिलेगी, तो जो एनर्जी है उसको हम यूटिलाइज करेंगे अपने अदर काम को करने के लिए। फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसका बॉडी में कोई नीड नहीं है, जिसको बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, किसके थ्रू, एनस के थ्रू। तो गाइज ये हमने डिस्कस किया बेलेनोग्लोसस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को थम्स अप जरूर दें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे हम किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, सक्सेस वेल।